मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज फिर एक नई वीडियो आप सभी दोस्तों को लेकर मैं हाजिर हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्टीम थर्मो पावर प्लांट के ऊपर। कई सारे दोस्तों का हमारा रिक्वायरमेंट था कि पावर प्लांट के ऊपर एक वीडियो लाइए सर। पावर प्लांट के ऊपर आज के वीडियो में आज के जो टॉपिक में बात करेंगे, तो आज के जो टॉपिक पे बात करने के लिए हमारा जो सीनियर है राजेश पांडा सर, वो इसका प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे कि जो थर्मो पावर प्लांट का जो उत्पन्न होता है यानी इसका प्रोसेसिंग होता है, उसके बारे में आप सभी दोस्तों को डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए। तो जैसे कि आपको जितेंद्र कुमार ने बताया है कि आज जो हम लोग का टॉपिक होगा टेक्निकल वीडियोस में, वो है स्टीम थर्मल पावर प्लांट। बिजली को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 21st सेंचुरी में जो हम लोग का मुख्य अंग है वो है पावर। बिना पावर का कुछ नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे पावर के आदी हो चुके हैं कि पावर जनरेशन सिस्टम जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम उसी प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि थर्मल पावर प्लांट में पावर जनरेशन कैसे होती है। उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोग को मजा आए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा प्रोसेस पे चलते हैं। तो स्टीम जो बनाने के लिए दोस्त जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है अपना फ्यूल। फ्यूल क्या है, कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं? जो स्टीम थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है वो स्टीम कैसे बनती है? कोयले के थ्रू। हम कोयला बंद करते हैं, कोयला बंद करके पानी को खौलाते हैं। तो उसके लिए हमको जो सबसे मुख्य चीज चाहिए वो है कोयला। तो कोल, तो उसके लिए कोल को हमको एक जगह स्टोरेज करना पड़ता है। बाय ट्रेन या बाय ट्रक वगैरह से ये कोयला आती है और कोल्ड स्टोरेज लैंड एक रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज एरिया रखते हैं हम उस इंडस्ट्री में, और उस कोल को हम वहां स्टोरेज करते हैं जो कि आपके ट्रेन या फिर ट्रक जिससे भी आया हो। अब फिर वो कोल्ड स्टोरेज एरिया दोस्त बहुत ही बड़ा होता है, मिनिमम 1 से लेके 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर तक, किसी किसी इंडस्ट्री में 4-5 किलोमीटर का भी एरिया रहता है, जिससे कि आपका 45 से 60 दिन तक का कोयला स्टॉक रहता है कि 45 से 60 दिन तक का प्रोसेस वो संभाल सके, इतना कोयला रहता है स्टॉक में। तो अब ये कोल्ड स्टोरेज एरिया से, कोल्ड स्टोरेज लैंड से ये जो कोल है थ्रू कन्वेयर बेल्ट से ये कोयला जाती है कोल हैंडलिंग प्लांट। तो इस कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है, जब कन्वेयर बेल्ट से अपना कोल्ड स्टोरेज लैंड से जब अपना कोयला आ गया, तो कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है, अब जो कोयला आया है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो सब एक समान का नहीं है कोयला, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे रहता है। तो क्रशर यूज करते हैं हम वहां पे। क्रशर यूज करके उस कोयले को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वो छोटे छोटे पीसेस को फिर पोलराइजर के थ्रू हम उसको फिर से लिखवाते हैं, और वो पोलराइजर में आपका बाउल मिल रहता है। वो बाउल मिल आपको क्या करता है, वो कोयले को पूरा कंप्लीट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो पाउडर फॉर्म का जो कोयला है वो आपका चल जाता है कोल बेड बॉयलर पे जो कोल बेड है वहां पे आपका चल जाता है वो पाउडर फॉर्म। अब आप बताइएगा कि क्रशर के थ्रू और पोलराइजर के थ्रू जो हम कोल को लेके गए हैं उसका बेनिफिट क्या है? उसका बहुत बेनिफिट है दोस्त। अगर हम बड़े कोयले को अगर जलाते हैं तो उसको जलने में टाइम लगेगा, तो अपना एफिशिएंसी और जो टाइम ये है, टाइम जो अपने को चाहिए वो ज्यादा हो जाएगा। तो अपने को क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना है। हमेशा याद रखिए ये कंप्लीट पावर प्लांट सिस्टम में आपको एक चीज पता चलेगा कि अपना एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो चलिए, क्रशर के थ्रू जब उसको क्रश किया जाता है तो वो और छोटा हो जाता है। फिर पोलराइजर के थ्रू जिसमें बाउल मिल लगे हुए हैं उसमें कोयले को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यही पाउडर फॉर्म का कोयला आपका बॉयलर के कोल बेड पे आके फिर उसको बंद किया जाता है। तो जब कोयला पाउडर फॉर्म में हो जाएगा तो वो क्या है, वो जलेगा भी बहुत बढ़िया से, और जो आपका ऐश है, कोयले को जलने के बाद जो ऐश में कन्वर्ट होता है कोयला, वो बहुत ही कम रहेगा, और जो ऐश हम लोग का बॉटम में जमा हो जाएगा बॉटम ऐश के थ्रू, वो हम लोग ले आएंगे ऐश हैंडलिंग प्लांट में। जैसे कि एरो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जलने के बाद, कोयला जलने के बाद जो ऐश बनेगा वो आपका आ जाएगा ऐश हैंडलिंग प्लांट में, और उसके बाद हम उसको ऐश स्टोरेज में भेज देते हैं कहीं कहीं जगह पे, जिसको बोला जाता है ऐश पॉन्ड। ऐश पॉन्ड में उस ऐश को स्टोर किया जाता है। उसके बाद हम उससे सीमेंट बनाए या फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाए, जैसे कि बनते हैं, आप सभी को पता होगा, यूज करते हैं हम लोग घर वर बनाने के लिए भी वो ब्रिक्स को। तो ऐश का भी इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ पे जो कोयल जल गया, उसके बाद वो कोयल ऐश बन के इधर आ गया। चलिए, अब जो बंद हुआ, अब हम आते हैं बॉयलर पे। यहाँ पे आपका कोल रह गया और कोल जल रहा है। तो अभी आप बताइएगा जल रहा है क्यों जला रहे हैं हम उसको?
कोयले को हम क्यों जला रहे हैं, क्या उसका प्रोसेस है? ये बॉयलर में ऐसे लंबे लंबे छोटे छोटे पाइप होते हैं, छोटे छोटे पाइप होते हैं, लंबे लंबे पाइप। ये पाइप के थ्रू हम वाटर ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? वाटर। ये वाटर अपना वाटर जो है वो जाती है इस पाइपलाइन के थ्रू। अब इस पाइपलाइन से जब वाटर जाएगी और यहाँ पे कोयला जब जलेगा तो वो वाटर क्या होगा? गर्म होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है अगर हम वाटर को खौलाएंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो इसी तरीके से ये जो बॉयलर यहाँ यूज होता है ये है वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब ट्यूब के अंदर वाटर रहता है। हम देखे हैं जो थर्मल पावर प्लांट में जो ज्यादातर बॉयलर यूज होता है वो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। दोस्तों एक फायर ट्यूब बॉयलर भी आता है। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, जैसे कि हम लोग ये ट्यूब के अंदर से पानी लेके जा रहे हैं ना, ये ट्यूब में रहेगा आपका फायर और जो वाटर रहेगा वो बॉयलर के ऐसे बेड पे रहेगा। लेकिन हम ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट में वाटर ट्यूब बॉयलर ही यूज करते हैं एफिशिएंसी के चक्कर में। तो क्या हो गया दोस्त इससे, जैसे कि हम देखे हैं पहले भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पाइपलाइन से वाटर है, वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ आग के जरिए स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और वही स्टीम आपका चले जा रहा है सुपर हीटर पे ताकि स्टीम को हम और गर्म कर सकें टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए। अब टरबाइन क्या है, हम आगे आते हैं। तो यहां से जो स्टीम बन गया, यहाँ पे जो स्टीम बन गया वो स्टीम हम सुपर हीटर के थ्रू लेके जाते हैं। सुपर हीटर में क्या है, हीटर लगे हुए हैं जो कि स्टीम को और ज्यादा गर्म करता है और ज्यादा खौलाता है। नियर अबाउट ये सुपर हीटर से जब टरबाइन में जो स्टीम जाता है उसका टेम्परेचर दोस्त 540 से लेके 1200-1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये आपका हो गया सुपर हीटर। अब आप समझिए कि यहाँ पे तो ऐश अपना कलेक्ट हो गया, बॉटम ऐश। कुछ एसेस जो है जिसका डेंसिटी ज्यादा कम होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो एयर जो ऐश है वो ऊपर की तरह उड़ेगा, ऊपर की तरह उड़ेगा। तो ये जो ऊपर की तरह जो ऐश उड़ेगा उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तो एनवायरनमेंट में छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते। तो हम उस क्या करते हैं, वो जो फ्लाई ऐश का जो डेंसिटी जो सा ऐश का कम है जो ऊपर की तरह उड़ता है वो क्या होता है, वो जाता है हम एयर प्रेसिपिटेटर। एयर प्रेसिपिटेटर एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रेसिपिटेटर है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, तो इस ऐश में अपना जो भी आपका हार्मफुल डस्ट है, हार्मफुल पार्टिकल्स है, वो इसके साथ चिपक जाता है। तो जब हम चिमनी के थ्रू इस एयर को एनवायरनमेंट में भेजते हैं तो वो प्योर एयर हो जाता है, प्योर एयर हो जाता है और उसमें पॉल्यूशन कम होता है। ये हर एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि प्योर एयर हमको छोड़ना है, पॉल्यूशन का बचत करना है। पॉल्यूशन आज एक बहुत ही अहम समस्या बन के रह गई है। तो यही एयर प्रेसिपिटेटर का काम है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और जो चिमनी से आपको फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में हम छोड़ देते हैं। तो चलिए ये हो गया, हम फ्लाई ऐश का कंप्लीट सिस्टम हम समझ गए। अब जो स्टीम सुपर हीटर से गई थी वो क्या कर रही है, तो स्टीम जो सुपर हीटर से गई है वो आपका पहुंच गई टरबाइन में। जब टरबाइन में ये सुपर हीटेड स्टीम पहुंची है तो उसका टेम्परेचर मैं पहले ही बता दिया हूं 540 से 1200-1300 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। तो ये टरबाइन जो है ना, एयरफॉयल ब्लेड्स लगे हुए हैं, उसमें एयरफॉयल टाइप के ब्लेड्स लगे हुए हैं और ये टरबाइन 3 भाग में डिवाइड है। एक है जहां पे आपका सुपर हीटेड स्टीम जब आपका पहले पोजीशन में पहुंच रही है जो सबसे ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन। उसके बाद आपका जो मिडिल पोर्शन है वो इंटरमीडिएट और जो थर्ड पोजीशन है वो है लो प्रेशर। हाई प्रेशर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि टेम्परेचर उसको ज्यादा है और जो शुरुआती में टरबाइन को घुमाने के लिए आपको चाहिए हीट ज्यादा चाहिए और उसी हीट से वो आपका पहला वाला ब्लेड घूमेगा और वो क्या करेगा, इंटरमीडिएट के थ्रू फिर जाएगा, फिर उसके बाद लो प्रेशर के पास जाएगा और उसके बाद यहाँ आपका टरबाइन से शाफ्ट लगे हुए हैं जनरेटर में और फिर बिजली बनेगी। अब आप बोलेंगे कि जनरेटर से बिजली कैसे बन जाती है, जनरेटर तो हर जगह यूज होता है। तो यही बात है, यही जानने की जरूरत है कि जो सुपर हीटेड स्टीम हम यूज किए थे, जो सुपर हीटेड स्टीम हम टरबाइन में यूज किए थे टरबाइन को घुमाने के लिए, तो वही टरबाइन को घुमाने के बाद टरबाइन के शाफ्ट से लिंक है आपका जनरेटर, जनरेटर का शाफ्ट। वो क्या करेगी, टरबाइन क्या करेगी, जनरेटर को घुमाएगी।
जनरेटर घुमाएगी तो बिजली उत्पन्न होगी। अब जनरेटर घूमने से ही बिजली उत्पन्न हो जाएगी क्या? नहीं। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बढ़िया तरकीब लगाया है, बिजली हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर के दोनों साइड मैग्नेट लगे हुए रहते हैं। मैग्नेट, एग्जैक्टली, दोनों साइड मैग्नेट लगे हुए रहते हैं। और इस मैग्नेट के बीच से जो ये शाफ्ट आ रही है, यहां हम इलेक्ट्रोफ्लक्स वायर यूज करते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रोफ्लक्स वायर इस शाफ्ट से कनेक्ट है और जब ये टरबाइन घुमाएगी तो वो इलेक्ट्रोशाफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोफ्लक्स वाला जो वायर है वो भी घूमते रहेगी। किसके थ्रू घूमते रहेगी? आपका जो दोनों मैग्नेट है उसके थ्रू, दोनों मैग्नेट के बीच में घूमते रहेगी। आप सभी को पता है चुंबकीय शक्ति होती है मैग्नेट का, तो इस मैग्नेट का चुंबकीय शक्ति किस डायरेक्शन में है? बॉटम डायरेक्शन में। इसका किस तरफ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हो रही है? तो इस मैग्नेट से जो आपका चुंबकीय शक्ति है और यहाँ जो इलेक्ट्रोफ्लक्स जो वायर हम भेजे हुए हैं, ज्यादातर कॉपर का ही होता है वो वायर, तो उसको जब हम ये मैग्नेटिक जो आपका चुंबकीय शक्ति है उसके बीच में जब घुमाते हैं तो उससे आपका बिजली उत्पन्न होती है। और फिर ये बिजली क्या होती है? आपका ट्रांसफार्मर में जाती है। ट्रांसफार्मर में हम इसीलिए भेजते हैं ताकि जो बिजली हम अपना बनती है उसको, ये ज्यादातर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है ताकि जो वोल्टेज, करंट का जो वोल्टेज है उसको हम बढ़ा दें और फिर ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जहां इसको चाहिए वहां हम भेज सकते हैं। तो वोल्टेज अगर हम बढ़ा देंगे ट्रांसफार्मर के थ्रू, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो ये जो बिजली है ना, ये हम ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं, ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं। तो दोस्त, ये एक साइकिल आपको पता चल गया होगा कि हम कोल लेके आते हैं, कोल को बॉयलर में जलाते हैं और उसके बाद पानी को खौला के उसके बाद स्टीम के थ्रू टरबाइन चलाते हैं और फिर जनरेटर के थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू पहुंचा देते हैं हम बिजली। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा कि ये पानी आप लाते कहां से हैं? तो इसके लिए एक अलग प्लांट है। वो क्या होता है? जिसको हम वाटर स्टोरेज रिजर्वर, जहां से भी है हम पानी लेके आते हैं। यहां से आपका आ गया, रिवर से आ गया वाटर, ठीक है। इस रिवर का वाटर को हम एक जगह स्टोर करते हैं, इस रिवर का वाटर को हम एक जगह स्टोर करते हैं, ठीक है। ये रिवर का वाटर जब एक जगह स्टोर हो जाता है उसके बाद हम उस पानी को डायरेक्ट बॉयलर पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उस पानी में बहुत सारे इंप्योरिटीज रहते हैं, बहुत सारे इन्फेक्टेंट्स रहते हैं। तो उस पानी को हम डायरेक्ट बॉयलर पे नहीं भेज सकते। अगर उस पानी को हम डायरेक्ट बॉयलर में भेजते हैं तो उसको स्टीम जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए और बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। पहले ही मैं बताया था कि इस पूरे पावर प्लांट में हमको एफिशिएंसी का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त। तो ये जो रिवर से जो पानी आती है इसको हम डीएम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, डीएम वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, डीएम वाटर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। और ये डीएम वाटर बनती कैसी है, ये एक अलग प्रोसेस है। डेफिनेटली आगे का वीडियो में कभी और मौका मिले तो मैं डेफिनेटली आपको डीएम वाटर का प्रोसेस का समझाऊंगा। ये डीएम वाटर बहुत सारे प्रोसेस से बनते हैं। उसके लिए आपका स्क्रीनिंग होता है, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, डी एरिशन और रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, कैटायन आयन एक्सचेंज, तो वो एक अलग ही पार्ट है, वो मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। तो वो डीएम प्लांट बनने के बाद कूलिंग टावर में हम उसको भेजते हैं। कूलिंग टावर में क्या है? कूलिंग टावर के नीचे एक बेसिन है, एक स्टोरेज है, वहां पे हम इस पानी को, डीएम वाटर को भेजते हैं, ठीक है। अब ये वाटर यहां पे रह गया, अब ये वाटर यहां पे रह गया। अब हम आते हैं पिछले प्रोसेस पे, जो कि मैं बताया था कि टरबाइन पे आपका स्टीम है, स्टीम टरबाइन को आपका घुमा दिया, उसके बाद आप सोचेंगे कि स्टीम कहां गया। ये स्टीम को हम फिर वही इकोनॉमिकली क्या करते हैं, कंडेंसर में लेके आते हैं। ये जो स्टीम है ये अपना काम करने के बाद ये कंडेंसर पे आ गई, ठीक है। कंडेंसर पे क्या होता है, इस स्टीम को हमने वाटर पे कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अब बताइए वाटर को हम फिर से यहां यूज कर सकते हैं, तो वो भी एक एफिशिएंसी हो गया। तो ये जो स्टीम है ये कंडेंसर से आके ये कूलिंग टावर पे चल जाती है। देखिए अब आप सभी को पता है कि जब स्टीम को ठंडा करेंगे तभी वो पानी में बदलेगा। तो स्टीम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आने, कंडेंसर पे आने के बाद वो कुछ पानी में तो तब्दील हो गया है, ठीक है। अब कुछ पानी में कन्वर्ट हो गया है, कुछ अभी भी बाकी है, तो उसको क्या करेंगे हम, वो कंडेंसर से वो स्टीम आ जाएगी आपकी कूलिंग टावर पे। कूलिंग टावर का जो नीचे वाला पोर्शन है वो कंप्लीटली
खाली रहती है ताकि नीचे से फ्रेश नेचुरल एयर जा सके। और ये स्टीम जो है यहाँ से कंडेंसर से जो स्टीम आ रही है या फिर जो वाटर में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए, उसको हम यहाँ सेपरेट नोजल लगे हुए हैं, नोजल लगे हुए हैं, नोजल के थ्रू धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलते हैं, नीचे की तरफ धीरे धीरे आता है और यहाँ फ्रेश एयर के थ्रू वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होता है, यहाँ पे हम पहले ही बता दिए डीएम वाटर ऑलरेडी इसके बेसिन में हम रखे हुए हैं, और यहाँ से भी जो टरबाइन से जो स्टीम बन के जो वाटर बनी है वो भी यहाँ बेसिन में आ गई। अब फिर वो जो वाटर है, अब हमको उसको कहाँ भेजना है, बॉयलर पे। उसी वाटर को हमको फिर से भेजना है कहाँ पे, बॉयलर पे, ताकि हम उसी वाटर को फिर से रीयूज कर सके। तो यहाँ पे तो आ गई आपका वाटर, और जो स्टीम बनी थी, स्टीम से वो जो वाटर में कन्वर्ट हुआ था वो वाटर भी यहाँ पे है। अब इसको हम थ्रू पंप यूज करके फीड वाटर हीटर में लगाएंगे। अब आप बोलिएगा कि वो वाटर हीटर का क्या काम है। जब हम पानी को यहाँ खौला ही रहे हैं तो ये वाटर फीड वाटर हीटर का मेरा क्या काम है, इसका काम है, इसका ये काम है कि देखिए, अगर ये पानी जो आ रही है ये बॉयलर में जाने से पहले अगर हम इसको थोड़ा सा और गर्म कर सकें तो बॉयलर में उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए बहुत कम समय लगेगा, तो अपने समय का बचत होगा। फिर से वही बात आई, एफिशिएंसी का बात आता है फिर से वहीं से। तो इसी को वाटर हीटर के थ्रू थोड़ा सा गर्म करके हम पहुंचा देते हैं इकोनोमाइजर में। अब आप पूछिएगा कि ये इकोनोमाइजर क्या है। ये जो इकोनोमाइजर है दोस्त, ये तो एक फ्लो डायग्राम है, ठीक है। अगर कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं इंडस्ट्रियल के हिसाब से भी आपको ड्राइंग अब मेरे लिंक पे शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये इकोनोमाइजर क्या होता है ना, बॉयलर के साथ लगा हुआ रहता है इस पोजीशन में। ये जो इकोनोमाइजर है ये बॉयलर के साथ इस पोजीशन में लगा रहता है। तो इस पोजीशन में लगा रहता है, वो कुछ और हीट नहीं करता, ये जो बॉयलर का जो हीट है वो लेता है और हम पानी को इसी के थ्रू भेजते हैं। अगर बॉयलर का हीट ये लेगा तो ये गर्म है, और अगर हम पानी को इसके थ्रू इकोनोमाइजर के थ्रू अगर भेजेंगे तो वो और गर्म हो जाएगा। तो बॉयलर में जाने से पहले पानी ऑलरेडी मेरा हीट है, तो बॉयलर में उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए। तो वो क्या होगा, तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर अपना वही स्टीम को हम सुपर हीटर में भेज दिए, फिर टरबाइन में गया, जनरेटर में जाके फिर बिजली उत्पन्न हो गई। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस, पूरा पावर प्लांट का यही है दोस्त कंप्लीट प्रोसेस। मैं आपको जिस्ट में एक बार फिर बता देता हूं। पहले आपका आ गया कोल्ड स्टोरेज लाइन, जहां पे हम कोल को स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट में भेजते हैं जहां की क्रशर के थ्रू उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद पोलराइजर से फिर गुजारते हैं ताकि कोयला जो है अपना वो पाउडर फॉर्म में हो जाए, और उसके बाद वही पाउडर फॉर्म हम भेजते हैं कोल बेड पे, बॉयलर के कोल बेड पे भेजते हैं और उसमें आग लगाया जाता है, और फिर उससे जो राख बनती है एस, उसको हम एस हैंडलिंग प्लांट से एस स्टोरेज एरिया में भेज देते हैं, और फिर उसका अलग अलग जो भी अपना है एस सीमेंट बनाते हैं या फिर फ्लाई एश ब्रिक्स बनाते हैं, और फिर यहाँ से जो बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हुई है वो सुपर हीटर से कन्वर्ट, ताकि और ज्यादा हीट हो जाए स्टीम, ताकि मेरा टरबाइन जो है वो इजीली रोटेट कर जाए। और फिर ये टरबाइन से जो शाफ्ट लगे हुए हैं वो अपने जनरेटर को घुमाया, और उसके बाद यहाँ आपके 2 मैग्नेट लगे हुए हैं, बीच से हम इलेक्ट्रोफ्लक्स लाइन डालते हैं और उसी से बिजली उत्पन्न होती है, और ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको वो उसके वोल्टेज को बढ़ा के हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेज देते हैं बिजली को यूज करने के लिए। और वही जो स्टीम यहाँ पे जो बच गई वो स्टीम अपना आ गई कंडेंसर में से हम उसको कूलिंग टावर में भेज के फिर से पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर वही पानी हम यूज कर लेते हैं फीड वाटर हीटर में और थोड़ा गर्म कर लेते हैं, इकोनोमाइजर से और गर्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया इकोनोमाइजर आपका बॉयलर के साथ कनेक्ट है, बॉयलर का ही हीट को लेके वो बनाता है, और फिर उसके बाद वही पानी बॉयलर पे आ जाती है, और फिर वैसे ही। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। तो ये ज्यादा कोई इतना जोखिम भरा चीज नहीं है कि इतना मतलब इसमें हाई कुछ आपको इतना ज्यादा नॉलेज का भी जरूरत नहीं है। बस ध्यान से अगर आप समझेंगे इस पूरे फ्लो चार्ट को तो आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल बेसिक नॉलेज आप लोग को मिल जाएगा कि पावर जनरेट कैसे होती है। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैंने आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा आप लोग को बताने के लिए। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, कोशिश करूंगा वीडियो आपको पसंद